नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी एप्स वाटका में। तो आज हम लोग पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो भारतीय संविधान के विकास के इतिहास अथवा पृष्ठभूमि के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास, इसके संपूर्ण पार्ट को हम लोग 2 भाग में बांटे थे, जिसके पार्ट 1 हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे और इसमें हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। इसमें 16-17 को अधिनियम पढ़ना है, जिसमें से 8 ये अधिनियम जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर भारत सरकार अधिनियम 1858, इसको हम लोग पिछले वीडियो में इस अधिनियम के जो भी प्रावधान थे उसको हम लोग पढ़ लिए। अब इस वीडियो में हम लोग इसके शेष जो अधिनियम है उनके प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1861 से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इस अधिनियम का जो प्रावधान है उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है। तो पहला है, इसमें जो शेष बचा हुआ है हम लोग आज पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। तो अब इसमें क्या है पहले एक बार देख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इस अधिनियम की विशेषता है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। वायसराय को आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसकी अवधि मात्र 6 महीने होती थी। वायसराय को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। तो देखिए, ये जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है, इसका क्या विशेषता है इसको देखते हैं। तो पहला है कि इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। देखिए, जो वायसराय होते हैं उसके सहायता के लिए कार्यकारिणी परिषद का निर्माण किया गया था, उसका इसमें विस्तार किया गया। दूसरा, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग कौन थे? तो उस समय वो तत्कालीन वायसराय। लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। अब ये विभागीय प्रणाली क्या होता है? तो देखिए, कभी कभी ये होता है कि एक ही व्यक्ति सारे कार्य को संपादित करते हैं, लेकिन जब उसमें काम का संख्या बढ़ते जाता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सदस्यों को अलग अलग काम की जिम्मेवारी दे देते हैं। तो ये जो प्रथा यानी विभागीय जो प्रणाली के प्रारंभ हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसी अधिनियम के तहत किया गया था। जैसे अभी हम लोग देखते हैं शिक्षा विभाग अलग होता है, रेलवे विभाग अलग होता है, तो इसकी जो परंपरा जो शुरू हुई थी लॉर्ड कैनिंग द्वारा। तीसरा में है वायसराय को आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसकी अवधि मात्र 6 महीने होती थी। देखिए, अब ये अध्यादेश क्या होता है? तो देखिए, अध्यादेश भी एक कानून ही है, लेकिन ये जो कानून होता है ये टेम्पोरेरी अचानक बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो भारत पर ब्रिटिश का शासन है, तो उसमें जो भी मतलब कि जो ये अधिनियम आते हैं, जैसे यहाँ पर है भारत परिषद अधिनियम, तो ये अधिनियम किसके द्वारा बनाया गया है? ब्रिटिश संसद द्वारा, महारानी के सुझाव से। और ये जो अधिनियम बन गया उसी के अनुसार भारत पर शासन किया जा रहा है। लेकिन मान लिया जाए कि अचानक भारत में कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो कि इस अधिनियम में नहीं दिया गया, तो वहाँ पर कौन डिसीजन लेगा, कौन कानून बनाएगा? तो यही शक्ति वायसराय को दी गई थी। तो अध्यादेश एक कानून होता है जो टेम्पोरेरी होता है, कुछ ही समय के लिए बनाया जाता है। अगर वो कानून अच्छी होती है तो उसको आगे के लिए भी मतलब कि पूरी तरह से आगे के लिए भी बनाया जा सकता है या इसको समाप्त किया जा सकता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वर्तमान समय में जो भारत में अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। यानी कि अध्यादेश भारतीय संविधान में राष्ट्रपति अभी जारी करते हैं। तो ये जारी क्यों करते? देखिए, भारतीय जो अभी संविधान है उसमें जो भी कानून है वो संसद बनाते हैं, लेकिन कभी कभी मान ली कि संसद की बैठक नहीं हो रही है और कोई अचानक कानून बनाना पड़े, तो उस समय राष्ट्रपति बना सकते हैं, उसी को अध्यादेश कहते हैं। और वो कानून 6 महीने के लिए होती है। अगर संसद उसे पास कर देती है तो फिर वो मतलब कि कायम रहेगी, नहीं तो समाप्त हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दी गई थी। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें है वायसराय को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत
और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई और इसके तहत बंगाल में विधान परिषद की स्थापना 1862 में की गई। उत्तर पश्चिमी प्रांत में विधान परिषद की स्थापना 1866 में की गई। पंजाब प्रांत में विधान परिषद की स्थापना 1867 में की गई। अब अगला क्या है पॉइंट, तो इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। उसमें कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और ग्वालियर के सर दिनकर राव थे। वायसराय की परिषद में 5वां सदस्य विधिवेत्ता के रूप में जोड़ा गया। तो देखिए इसमें जो हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1861 पढ़ रहे थे उसमें हम लोग देखे कि वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली का शुरुआत किया गया और इसमें फिर क्या है कि वायसराय थे उसको क्या किया गया, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई और इसी के तहत जो शक्ति मिला हुआ था वायसराय को, इसी के तहत बंगाल में 1862 में विधान परिषद की स्थापना की गई, उत्तर पश्चिमी प्रांत में 1866 में की गई और पंजाब में 1867 में की गई। तो इसको याद रखेंगे। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। देखिए अभी जो भी कानून बनाया जाता था ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया जाता था और उसी कानून का वायसराय द्वारा नियंत्रित किए जाते थे, लेकिन अब कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत की गई और इसी के अनुसार लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। ये याद रखेंगे। वो 3 भारतीय कौन थे? तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और ग्वालियर के सर दिनकर राव थे। वायसराय की परिषद में 5वां सदस्य विधिवेत्ता के रूप में जोड़ा गया। देखिए हम लोग जो पढ़े थे इसके पिछले वीडियो में देखे थे कि वायसराय की परिषद में 4 सदस्य ही थे। क्या थे? 4। लेकिन अब 5वां सदस्य को भी जोड़ा गया और उस 5वां सदस्य का कार्य क्या था? विधिवेत्ता के रूप में, यानी कानून से रिलेटेड जो भी काम है वो 5वां सदस्य करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट अधिनियम क्या है। तो नेक्स्ट अधिनियम है 1873 का अधिनियम। तो इसको पहले देख लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक थे और उसका कार्यकाल 1872 से 1876 था। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया। तो देखिए ये जो 1873 का अधिनियम है इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है, मतलब मुख्य रूप से एक ही पॉइंट याद रखना है कि इस अधिनियम द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है और इसी के तहत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। अब देखिए ये भंग क्यों किया गया? देखिए ब्रिटिश का जो था भारत पर धीरे धीरे अधिकार क्षेत्र बढ़ रहा था और यहाँ पर भारतीय लोग आंदोलन भी जो कर रहे थे वो आंदोलनकारी की संख्या भी बढ़ रही थी। आंदोलन भी भारत में बहुत अधिक होने लगे धीरे धीरे, क्योंकि भारतीय लोग जागरूक होने लगे कि हम गुलाम हैं। तो इस तरह से इसमें जो शासन व्यवस्था को उसको नियंत्रित करने के लिए मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सदस्य थे उसका पूरा एक ही कार्य दिया जाने लगा कि आप यहाँ पर भारत की शासन व्यवस्था को देखिए, अब आप जो व्यापारी काम है उसको छोड़िए और यहाँ पर जो भारत की जो शासन व्यवस्था है उसी को देखिए। इसी के तहत निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है और इसी के तहत याद रखिएगा 1 जनवरी 1884 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। अब नेक्स्ट अधिनियम क्या है उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट अधिनियम है शाही उपाधि अधिनियम 1876, रॉयल टाइटल एक्ट 1876। तो उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन थे, उसका कार्यकाल 1876 से 1880 था। अब इसमें क्या कार्य है? तो एक ही 2 कार्य याद रखना है। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। इस अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया।
तो देखिए ये जो शाही उपाधि अधिनियम है उसमें दो ही चीज़ याद रखना है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया। देखिए महारानी विक्टोरिया वो ब्रिटेन के महारानी थे, लेकिन चूंकि अब भारत पर भी जो था पूरी तरह से धीरे धीरे अंग्रेज का ही शासन पूरी तरह से हो गया था, मतलब लगभग उसका क्षेत्र भी बढ़ रहा था और उसका वर्चस्व भी बढ़ गया। इसलिए इसमें क्या किया गया कि महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। और ये घोषणा कब की गई? 28 अप्रैल 1876 को। दूसरा इसमें ये काम किया गया था, हम लोग इसके पहले देखे थे भारत परिषद अधिनियम 1861 में देखे हैं कि वायसराय की केंद्रीय कार्यकारिणी में 5वें सदस्य को जोड़ा गया था, यानी पहले 4 था फिर 5 किया गया, अब उसमें सदस्यों की संख्या 6 कर दिया गया। और इसका कार्य क्या दिया गया? तो लोक निर्माण विभाग का कार्य दिया गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अधिनियम क्या है, उसका प्रावधान क्या है, इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन थी, उसका कार्यकाल है 1888 से 1894 और ये लाया गया था 1892 में। अब इस अधिनियम की क्या विशेषता है इसको देखते हैं फिर समझते हैं। भारत में प्रथम बार चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रथम बार भारतीयों को राजस्व एवं न्याय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का राजनीतिक अधिकार प्रदान किया गया। आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ हुआ। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को 2 ही पॉइंट याद रखना है कि भारत में प्रथम बार चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी और ये जो चुनाव प्रणाली थी शुरू में यानी जो आया था ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी, यानी इसमें जनता जो थी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती थी। और दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, इस अधिनियम द्वारा प्रथम बार भारतीयों को राजस्व एवं न्याय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का राजनीतिक अधिकार प्रदान किया गया। यानी इस अधिनियम द्वारा अब भारतीय जो है मतलब राजस्व कहने के मतलब यहाँ पे चूँकि उसमें ब्रिटिश शासन था, यानी कि उसमें कितना, जैसे अभी हम लोग कहते हैं राजस्व कि भारत को कितना इनकम टैक्स से भारत को कितना आमदनी हो रहा है, इसका लेखा जोखा किया जाता है। तो इस पर वही बात है कि भारत के क्षेत्र से मतलब इसमें कितना आमदनी आ रहा था उस पर ये प्रश्न अब भारतीय लोग भी पूछ सकते थे, ये अधिकार दिया गया। और इस तरह से कह सकते हैं कि इस अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था आरंभ हो गया। यानी कहने के मतलब संसदीय व्यवस्था कहने के मतलब एक जैसे भी वर्तमान समय में संसद में क्या होता है, सत्ता पक्ष के संसद होते हैं, विपक्ष के संसद होते हैं, वो किसी मुद्दा पर प्रश्न करते हैं, पूछताछ करते हैं। तो उसी तरह से मतलब यहाँ पूछताछ करने का अधिकार दिया गया, यानी कि एक तरह से संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अधिनियम क्या है। तो नेक्स्ट अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। और ये देखिए याद रखिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछता है। देखिए इसमें जो किया गया था समझिए एक तरह से हम लोग आगे देखेंगे जो बाद में समय के साथ क्या हो गया था, पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। और उस पाकिस्तान का जो ये कह सकते हो कि निर्माण करने की जो नींव जो पड़ गई थी, इसी मतलब भारत परिषद अधिनियम में ही नींव पड़ गई थी। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है पहली बार भारतीयों को भारत सचिव एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसे फूट डालो और राज करो की नीति कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। तो देखिए इसमें क्या किया गया था कि पहली बार भारतीयों को भारत सचिव, देखिए भारत सचिव जो बनते थे ना पहले, उसमें वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के ही सदस्य बनते थे, यानी जो ब्रिटेन में जो मंत्री होते थे वहीं भारत सचिव बन सकते थे और ये ब्रिटिश संसद के सदस्य होते थे। लेकिन अब ये निर्णय लिया गया कि भारत सचिव जो है वो भारतीय भी हो सकते हैं और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी भारतीय की नियुक्ति किया गया। और ये जो दूसरा अधिनियम है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार, यानी कि देखिए इसमें क्या किया गया था,
मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपलब्ध किया गया। मतलब कहने के मतलब जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना कि अभी वो भारत की जो सांसद है उसमें आरक्षण दिया गया है, एसटी वर्ग के लिए इतना सांसद खड़ा होंगे, एससी वर्ग के लिए इतना होंगे। तो ये आरक्षण जो है उसी तरह से अंग्रेज़ ने मुस्लिम वर्गों को एक तरह से आरक्षण दिया, मुस्लिम लोगों को जो पृथक प्रतिनिधित्व दिया, और प्लस में इसमें ये भी उपाय किए थे कि मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव होगा केवल मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। अब इसमें स्पष्ट था कि अगर मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता करेंगे तो जीतना तो उसको स्वाभाविक ही था। तो इस तरह से इसे फूट डालो और राज करो की नीति कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें देखिए जब ये मतलब कि कुछ सुविधा मुस्लिम लोगों को दिया जाने लगा तो मुस्लिम लोग जो थे उतना मतलब अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन में सहयोग नहीं करते थे। वो मतलब एक तरह से अंग्रेज़ को ही सहयोग करने लगे, क्योंकि मुस्लिम लीग को बहुत सारी सुविधा अंग्रेज देने लगे। तो इस तरह से वो अपना फूट डालो मतलब भारत की एकता को तोड़ दिए, भारत की एकता को क्या कहिए तोड़ दिए, और इसीलिए इसको फूट डालो राज करो की नीति कहा जाता। और इस तरह से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। अब इसके नेक्स्ट प्रावधान क्या है इसको देखते हैं। इसमें अभी कई प्रावधान हैं। तो प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई, यानी जो प्रांत होते थे, जैसे एक होते संघ होते एक प्रांत होते हैं, तो प्रांत में विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। तो देखिए इसमें क्या किया गया था, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को, यानी केंद्रीय और प्रांतीय दोनों इसमें शामिल है, विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद कर सकता है, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश कर सकता है। यानी कि कोई जैसे मान लो अभी हम लोग क्या होता है, संसद में कोई अलग अलग क्षेत्र के जो सांसद होते हैं वो वहाँ की क्या समस्या होता है उस समस्या को संसद में उठाते हैं, लिखित रूप देते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसी प्रॉब्लम है या हमारे राज्य में ऐसी समस्या है, ये कानून बनना चाहिए। उसी तरह से ऐसे अधिकार यहाँ पर दिया जाने लगा। फिर नेक्स्ट में है वायसराय की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6 सदस्यों में से एक सदस्य भारतीय हो सकता था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, इन्हें विधि सदस्य बनाया गया। तो देखिए ये याद रखिएगा, इसके पहले डिसीजन क्या लिया गया था कि पहले तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की संख्या 4 से 5, 5 से 6 कर दिया गया, वो सारे ब्रिटिश होते थे। लेकिन अब निर्णय लिया गया कि वो जो कार्यकारिणी परिषद में जो 6 सदस्य उसमें से एक भारतीय हो सकता था, और इसी के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। अब देखिए अब इसमें नोट में लिखा हुआ, तो नोट में यही लिखा हुआ, देखिए ये जो भारत शासन अधिनियम जो है 1909, इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तो इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है, तो इसमें देखिए उस समय जो थे मार्ले जो थे भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे, इसलिए ये याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या है देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, तो देखिए इस समय जो मार्ले थे वो भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो जैसे उस समय तत्कालीन वायसराय थे, इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता। और इसमें क्या क्या प्रावधान थे इसको हम लोग देखें, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या अधिनियम है उसके क्या प्रावधान है। तो नेक्स्ट अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें भी वही बात है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है, तो उस समय भारत के जो राज्य सचिव थे वो मॉन्टेग्यू थे और भारत के वायसराय जो थे वो चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, इसीलिए इसको कहा जाता। अब देखिए ये जो भारत शासन अधिनियम जो 1919 जो आया था, इसमें भी लगभग जो है ना वही प्रावधान है। देखिएगा कि इसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, यानी कि धीरे धीरे जो है ना अब जो पृथक निर्वाचन का क्षेत्र बढ़ते जा रहा है। पहले देखिए 1909 में किसके लिए दिए, मुस्लिम के लिए दिए, यानी कि मुस्लिम का पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए। लेकिन अब इसमें देखेंगे कि सिख को भी कर देंगे, फिर आगे मतलब एसटी वर्ग को अलग आरक्षण दे देंगे, एससी वर्ग, मतलब अंग्रेज अब पूरी तरह से फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहे थे, यानी भारतीय एकता को तोड़कर अपना शासन को मेंटेन, क्योंकि भारत में आंदोलन जोरों से हो रहा था, तो उस एकता को तोड़ने के लिए अलग अलग पक्षों को अलग अलग आरक्षण दिया जाने लगा।
और कुछ हद तक ये भी सही था कि मतलब उसका अलग अलग पक्ष का अपना विकास भी हो रहा था, उसका मतलब कि उसमें सदस्य के रूप में अगर दिया जा रहा था उस सदस्य का क्या हो रहा था, उस कैटेगरी से रिलेटेड जो भी था उसका विकास भी हो रहा था। लेकिन अंग्रेज़ का वो जो मेन उद्देश्य था कि भारत में फूट डालो और राज करो की नीति के सिद्धांत पर चल रहा है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है इसको देखते हैं। तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, इसका कार्यकाल 1916 से 1921 है। और ये कब आया था? भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, इसको याद रखें। जिस समय उसी समय 1919 में ही क्या हुए थे? जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था। अब इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसके 2 सदन हैं। 2 सदन कौन है? तो इसमें राज्य परिषद थे और केंद्रीय विधान परिषद थे। राज्य परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। इसके सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत थी। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का था। दूसरा है केंद्रीय विधानसभा, जो निम्न सदन थे। सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें 104 जो निर्वाचित थे और 41 जो थे मनोनीत थे, और इसका कार्यकाल 3 वर्ष था। तो देखिए इस अधिनियम में हम लोग कई प्रावधान पढ़ेंगे, इसको थोड़ा अच्छा से देखिए और याद रखिए। पहला क्या है? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। देखिए हम लोग पढ़े थे, एक था पिट्स इंडिया एक्ट 1884, उसमें देखे थे कि कंपनी को दोहरी शासन दिया गया था। तो वहाँ दोहरी शासन का अंत था कि कंपनी को 2 काम दिया गया था, यानी व्यापार करना भी और भारत का शासन करना भी, जिसे BOD और BOC कहे थे। लेकिन यहाँ पर है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि केंद्र में क्या होता है? लोकसभा भी होता है और राज्यसभा भी होता है, और उसमें 2 सदन बनाया गया था, राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद। ये याद रखिए, ये उच्च सदन था, ये निम्न सदन था। अब अगला पॉइंट क्या है इसको देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। तो देखिए अब इसमें क्या है, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, और इसमें 2 उपवर्ग क्या था? तो पहला था आरक्षित विषय, दूसरा था हस्तांतरित विषय। अब द्वैध शासन प्रणाली के जनक किसको कहा जाता है? तो ये याद रखिएगा, लियोनेल कर्टिस। लियोनेल कर्टिस जो है, जिसको द्वैध शासन प्रणाली के जनक कहा जाता है। तो इसमें 2 शासन प्रणाली थे, तो पहला आरक्षित थे और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय में कौन कौन थे विषय उसको देखते हैं। तो इसके अंतर्गत न्याय, वित्त, पुलिस, भूमि कर, अकाल सहायता, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, समाचार पत्र, छापाखाना, औद्योगिक विभाग, सिंचाई, जल मार्ग, सार्वजनिक सेवाएं, खान, बिजली, श्रमिक कल्याण, बंदरगाह आदि। तो देखिए इसको एक बार रीडिंग देख लेना, इसमें कौन कौन किस में शामिल था उसको याद नहीं करना, बस थोड़ा ये लिख दिए ताकि समझ में आएगा कि आरक्षित विषय में कुछ मतलब क्या था, कुछ रिलेटेड वर्क था, बस ये समझना है केवल। दूसरा है हस्तांतरित विषय, तो इसके अंतर्गत शिक्षा, संग्रहालय, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय स्वायत्त शासन, आबकारी, तौल तथा माप, संग्रहालय आदि थे। और इस जो द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति कब की गई थी? जो 1919 में जो चालू हुई थी द्वैध शासन प्रणाली प्रांत में, उसको समाप्त किया गया 1935 के, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे 1935 के अधिनियम में इसको समाप्त किया गया था। अब इसका अगला पॉइंट क्या है इसको देखते हैं। तो इसमें अभी कई पॉइंट है, तो इसका अगला पॉइंट है भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भारतीय को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इसने सांप्रदायिक आधारों पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य जनता के द्वारा सीधे चुनकर आने लगे, अतः प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। अब इसमें हम लोग देखे थे 1909 में क्या किया गया था, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था, और इसमें भी वही बात किया गया है। इसमें संप्रदाय के आधार पर सिख के लिए, भारतीय ईसाई के लिए, आंग्ल भारतीय के लिए और यूरोपीय के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तार किया गया। यानी धीरे धीरे उसका जो फूट डालो राज करो की नीति है उस पर वो अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है।
इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। तो ये याद रखेंगे कि केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया था। पहले क्या था, एक ही केंद्रीय बजट बनता था और उसी से जो अलग अलग प्रांत थे उसमें क्या कार्य करना है उसका निर्धारण किया जाता था। लेकिन अब जो है केंद्र के लिए अलग बजट बनने लगा और राज्य के लिए अलग। जैसे अभी भी वर्तमान समय में है, हम लोग देखते हैं एक भारत सरकार का अपना बजट बनता है और हर राज्य अपना बजट बनाते हैं। फिर क्या है, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य जनता के द्वारा सीधे चुनकर आने लगे, अतः प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। देखिए अलग अलग जो प्रांत थे तो उसमें जो अब प्रांत के जो प्रतिनिधि थे वो क्या थे, सीधे जनता के द्वारा चुनकर आने लगे। लेकिन इसमें पूरा जनता भाग नहीं लेते थे, 2% 3% जनता ही भाग लेती थी। जैसे अभी लगभग क्या है 100% जनता भाग ले सकती है, मतलब जिसका उम्र 18 साल से ऊपर है। लेकिन उस समय ऐसा बात नहीं था, 2% 3%, और बाद में देखेंगे कि 10% तक बढ़ाया गया था। लेकिन इसमें क्या है, अब जो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य थे उसको जनता डायरेक्ट रूप से चुनने लगी। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट क्या है इसको देखते हैं। तो अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। देखिए हम लोग शुरू में देखे थे कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य होते थे, उसमें 6 के 6 ब्रिटिश होते थे। लेकिन बाद में एक भारतीय को शामिल किया जाने लगा और अब क्या किया जाने लगा कि 6 सदस्यों में से 3 भारतीय हो सकते थे। अब अगला अधिनियम क्या है, तो देखिए ये बहुत बड़ा अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी वर्तमान भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ है। लेकिन इस समय देखिए जब हम लोग आगे पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, तो उसमें 2 स्रोत पढ़ेंगे, एक देशी स्रोत और दूसरा विदेशी स्रोत पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान की जो देशी स्रोत है उसका अधिकतम प्रावधान कहाँ से लिया गया है, यहीं से लिया गया था, भारत शासन अधिनियम। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये एक ऐसा अधिनियम है कि मतलब कि इसमें किसी भी देश पर शासन करने की इसमें संपूर्ण मतलब कि जो होना चाहिए पॉइंट वो सारा इसमें शामिल किया गया था। और अभी हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में 395 जो अनुच्छेद है उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिया गया था। अभी वर्तमान के मतलब कि संविधान उसमें 250 अनुच्छेद इसी से शामिल है। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसमें एक भारत का स्वरूप देने लगा, एक देश की स्वरूप प्राप्त होने लगा था। अब क्या है इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 है, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे, इसका कार्यकाल 1931 से 1936 तक। ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू सबसे लंबा और अंतिम संवैधानिक प्रावधान था। इस अधिनियम में 14 भाग, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है, देखिए ये एक ऐसा अधिनियम आया था कि जिसमें 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। यानी एक तरह से पूरी तरह से संविधाने हैं, एक तरह से पूरी तरह से क्या है, ये संविधाने ही बन गए। अब इसमें क्या विशेषता है इसको देखते हैं। इसमें था अखिल भारतीय संघ। इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। इसमें 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों तथा देशी रियासतों से मिलकर बनना था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई। देखिए तो इसमें पहला पॉइंट है कि संपूर्ण भारत को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन करने का प्रावधान किया गया था, जिसमें मतलब कि ब्रिटिश जो प्रांत 11 थे वो भी भाग लेंगे, चीफ कमिश्नर के 6 क्षेत्र थे वो भी भाग लेंगे और देशी रियासत भी भाग लेंगे। लेकिन देशी रियासत इसमें भाग नहीं लिए क्योंकि वो उसकी इच्छा पे थे। अगला क्या है इसको देखते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। देखिए इसमें प्रांत को इस स्वतंत्रता मतलब जो था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ठीक है ना। अब यानी प्रांत को जो मतलब शक्ति था वो अधिक दिया जाने लगा, उसको अधिक स्वतंत्र के यानी कि अब प्रांत जो है अपने अपने क्षेत्र में क्या काम करना उसका मतलब वो खुद निर्णय लेंगे। नेक्स्ट में है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया
और इसके तहत विधानसभा और विधान परिषद की स्थापना की गई। तो विधानसभा में 375 सदस्य थे और विधान परिषद में 260 सदस्य थे। ये अस्थायी सदन थे, ये स्थायी सदन। इसका कार्यकाल 5 वर्ष था और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इस अधिनियम में केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। अब संघ सूची क्या होता है, अभी भी हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में 3 तरह के सूची का प्रावधान किया गया है। पहला संघ सूची है, प्रांतीय सूची है और फिर समवर्ती सूची है। तो संघ सूची वह होता है जिसमें कानून बनाने का निर्णय जो होता है संघ सरकार करती है। प्रांतीय सूची वह होता है जिसमें कानून बनाने का जो निर्णय है प्रांतीय सरकार करती है। और समवर्ती सूची वह होते हैं जिसमें कानून बनाने का जो कार्य है वो संघ और प्रांत दोनों मिलकर करते हैं। अब नेक्स्ट अधिनियम क्या है पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपशिष्ट शक्तियाँ जो सूची में शामिल नहीं थे वायसराय को दी गई। एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। इस अधिनियम के द्वारा 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद का अंत कर दिया गया। तो देखिए इसमें क्या, इसमें बहुत कार्य किए गए थे, उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या था कि जो अपशिष्ट शक्तियाँ थी वो वायसराय को दी गई थी। तो अभी हम लोग देखे थे कि जो प्रांत और संघ के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, कुछ को समवर्ती सूची में डाला गया, कुछ को प्रांतीय विषय में डाला गया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे विषय थे जो किसी विषय में शामिल नहीं हो पाए। तो ये जो मतलब कि जो किसी सूची में शामिल नहीं हुए उस पर कार्य जो है उस पर जो निर्णय लेंगे वायसराय लेंगे। यही है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और चूंकि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई लेकिन फिर भी जो था ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता था, यानी अंतिम निर्णय जो ब्रिटिश संसद ही करेंगे। इस अधिनियम के द्वारा 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। देखिए हम लोग जब पढ़े थे भारत परिषद अधिनियम 1858 जो पढ़े थे, भारत शासन अधिनियम 1858, उसमें देखे थे कि एक भारत के राज्य सचिव पद का निर्माण किया गया था और उस भारत के राज्य सचिव पद को सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का निर्माण किया गया था और उसको अब ये क्या किया गया, अंत कर दिया गया। इसका अगला प्रावधान क्या है इसको देखते हैं। इसमें कई प्रावधान है। तो नेक्स्ट में है इस अधिनियम में दलित जातियों, महिला और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। देखिए अब धीरे धीरे क्या था, जब कुछ वर्ग को अलग निर्वाचन का अगर अधिकार देंगे तो फिर अगला वर्ग भी अपना मांग करते ही है। तो पहले मुस्लिम वर्गों के लिए दिया गया, फिर सिख के लिए दिया गया, आंग्ल भारतीयों के लिए दिया गया। तो इस तरह से जो मतलब क्या थे, जो दलित जाति थे, महिला थे, मजदूर थे, वो भी अपना पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने लगे और इस तरह से उसको भी दिया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। देखिए अभी जो हम लोग देखते हैं कि वर्तमान जो भारतीय संविधान है उसमें एक प्रस्तावना भी है, लेकिन ये जो 1835 का जो अधिनियम आया था उसमें प्रस्तावना का अभाव था, ये याद रखेंगे। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यकाल के कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। देखिए बर्मा पहले अलग देश था, फिर अंग्रेज़ों ने उसको भारत में मिला लिया, फिर ये जो 1935 के जो अधिनियम, उस अधिनियम के द्वारा फिर बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो ये याद रखेंगे। ये अक्सर पूछा जाता है कि भारत को किस अधिनियम, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया, तो ये याद रखेंगे।
नेक्स्ट में इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी और बाद में उसका स्थानांतरण 1937 में मुंबई में कर दी गई थी। इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये कई अधिनियम हैं जिसको हम लोग, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है इसमें कि एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया, प्रांत में द्वैध शासन को अंत कर दिया गया। ये सब थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको याद रखेंगे। फिर इसमें ये याद रखेंगे कि बर्मा को भारत से अलग किया गया और रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो की गई थी वो इसी अधिनियम के तहत की गई थी। और ये कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना कोलकाता में की गई थी, लेकिन 2 साल के बाद फिर उसके मुख्यालय को मुंबई में चेंज की गई। और इसमें अभी तक हम लोग देखते थे कि इसके पहले जो मत करने का जो अधिकार थे केवल शिक्षित लोग थे, थोड़ा ज़्यादा वर्चस्व वाले थे, वही लोग करते थे। लेकिन अब जो था मताधिकार का जो विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। इस तरह से हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़े, जिसके क्या क्या प्रावधान थे इसको पढ़े। अब हम लोग अगले प्रावधान को देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो देखिए इसको हल्का पहले समझते हैं। ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था 1947 में, और ये उस समय आया था जब लगभग ये डिसाइड हो ही चुका था कि भारत देश का विभाजन होगा, मतलब अब अंग्रेज़ जो है भारत को स्वतंत्र करेंगे, यानी जो भी ब्रिटिश है वो सत्ता का भारत में क्या करेंगे, हस्तांतरण करेंगे। तो यही सब इसमें प्रावधान किया गया था कि भारत का विभाजन होगा और कौन क्षेत्र भारत में जाएगा, कौन क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा। फिर जब ये पाकिस्तान का निर्माण होगा, भारत का निर्माण होगा, तो उसमें कैसे संविधान बनेगा, यही सब निर्णय लिया गया था। तो इसमें देखते हैं क्या क्या प्रावधान है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि 30 जून 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और सत्ता भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। इस पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया। तो देखिए सबसे पहले अब इसमें क्या था, ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे वो 20 जनवरी 1947 को ये घोषणा की कि 30 जून 1948 को भारत को क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे ये अंग्रेज़ क्या कर दिए, घोषणा कर दिए कि 30 जून 1948 को भारत को स्वतंत्र कर दें, उसके बाद क्या होने लगे, भारत में बहुत ज़्यादा मतलब कि दंगा, चूँकि मुस्लिम लोग थे पूरी तरह से पाकिस्तान के मांग पर अड़े थे, और चूँकि अब पूरी तरह से क्लियर हो गया कि भारत को अब स्वतंत्र करेंगे, तो उसका आंदोलन जो था यानी कि दंगा बहुत ज़्यादा होने लगे। और कारण ये बना कि 30 जून 1948 से पहले ही भारत को क्या करना पड़ा था, स्वतंत्र करना पड़ा था। देखिए होता ही ऐसा ही, जब कोई निर्णय ले लिया जाता है कि मतलब कि ऐसा होगा, तो थोड़ा उस काम में तेज़ी आ ही जाता है। तो यही है। और ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, ये ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था, 4 जुलाई 1947 को, और इसको पास कब किया गया, 18 जुलाई 1947 को, ये याद रखेंगे। अब इसमें क्या विशेषता है इसको देखते हैं। इस अधिनियम के मुख्य विशेषता है, इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है, तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करते रहेंगे। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। देखिए इसमें क्या प्रावधान थे, अभी ये लगभग डिसाइड था कि भारत का विभाजन होगा और अंग्रेज अपना घर जाएंगे, उसका भारत में अब दाल गलने वाला नहीं था। तो ये लगभग डिसाइड था, तो उसी के अनुसार इसमें प्रावधान था। तो इसमें था कि 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उसको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी।
सत्ता का उत्तरदायी। अब देखिए, ब्रिटिश जब जो शासन कर रहे थे वो अब चले जाएंगे, तो भारत पर अब शासन कौन करेंगे? अब किसी को तो नहीं बना दिया जाए, जिसको शासन करने ही नहीं आते हैं उसको कैसे बना दिया? तो शासन करने के वाले व्यक्ति होने चाहिए भारत में। तो जो उस समय जो मतलब कि कर सकते थे, उस समय एबल थे, उसको दिया गया। तो सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। देखिए, संविधान सभा क्या होता उसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। संविधान सभा एक सदस्यों का टीम था, शिक्षित वर्गों का एक टीम था। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है, तब तक वो विधानमंडल के रूप में कार्य करते रहेंगे। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए गए, क्योंकि अब ब्रिटिश जाने वाले हैं तो इस पद की कोई ज़रूरत नहीं था, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया। अगला क्या है इसको देखते हैं। संविधान सभा द्वारा नए संविधान बनने तक 1935 के तहत भारत शासन अधिनियम द्वारा ही शासन करेगा। देशी रियासतों पर ब्रिटिश की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। देखिए, इसमें क्या किया गया था, इसमें कहा गया था कि जब तक भारतीय संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक भारत में जो शासन व्यवस्था है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही किया जाएगा। फिर इसमें कहा गया कि जो देशी रियासत है उसके बारे में अंग्रेज कहते कि देशी रियासत या तो पाकिस्तान में मिल जाए या भारत में मिल जाए, या खुद स्वतंत्र रह के एक अलग देश भी बना सकती है। मतलब जो ब्रिटिश थे ना, वो भारत को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े में यानी खंड खंड में बांटने की पूरी व्यवस्था करके गए थे। मतलब ये क्या था, देशी रियासत को पूरी तरह से अधिकार दे दिया था। कहने का मतलब वो भारत को विभाजन करने की पूरी व्यवस्था यहाँ करके गए थे। लेकिन ये क्या थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसने मतलब भारत के जो देशी राजा थे उसको एकत्रित किए, भारत में उसको शामिल किए। नहीं तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाते, क्योंकि अंग्रेज ने ऐसा प्रावधान कर चुके थे। अब इस अधिनियम के अधीन क्या थे, तो भारत डोमिनियन को यानी कि भारत को कौन कौन क्षेत्र नहीं प्राप्त हुआ, तो सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, ये सब किसको मिल गया, पाकिस्तान को, और जो बचा वो भारत के रह गया। देखिए, पंजाब जो था, पंजाब को दो भाग में विभाजन कर दिया गया, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब। तो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया, और उसी तरह से बंगाल को भी दो भाग में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल भारत में था और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, जो कि अब बांग्लादेश कहलाता है। और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, चूँकि ये तो पश्चिम और उत्तर था, तो ये पूरी तरह से पाकिस्तान में ही जाएगा। और असम के सिलहट जिलों को छोड़कर, यानी असम के जो केवल सिलहट जिले थे उसको छोड़कर फिर ये किसको दिया गया, पाकिस्तान को। तो यही सब है कि भारत में कौन क्षेत्र शामिल हुए, कौन क्षेत्र शामिल नहीं हो। और ये याद रखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया, कब पास हुआ था। पेश किया गया था 4 जुलाई को और पारित किया गया था 18 जुलाई को, याद रखेंगे। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा कब की थी, तो 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि 30 जून 1948 को भारत को आज़ाद कर दिया गया। इस तरह से हम लोग भारतीय संविधान के विकास के इतिहास के बारे में पढ़े। इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़े थे। पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं और ये दूसरा पार्ट है। वर्तमान में हम लोग पॉलिटी और ये जियोग्राफी का वीडियो डालेंगे और कुछ करेंट अफेयर का वीडियो डालेंगे। तो ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं और अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।